नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा और आप देख रहे हैं आपकी सेहत। देश के कई राज्यों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये बीमारी हर साल हजारों परिवारों की चिंता बन जाती है। इसी बीच भारत को पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी मिलना स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। डेंगू की वैक्सीन तैयार करने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए। इसकी सबसे बड़ी वजह डेंगू वायरस का लगातार स्वरूप बदलना है। आज के कार्यक्रम में हम इससे जानेंगे कि डेंगू कितना खतरनाक है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और नई वैक्सीन कितनी असरदार मानी जा रही है। साथ ही डेंगू से जुड़े उन भ्रमों को भी हम जानेंगे, उस पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों के मन में रहते हैं। हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और डेंगू से बचने के सबसे आसान और प्रभावी उपाय क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर शरद जोशी जो कि डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल से, और साथ ही साथ डॉक्टर रणवीर सिंह जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स दिल्ली से। तो मैं दोनों अपने गेस्ट का स्वागत करती हूं और चूंकि चर्चा इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि जो इस वक्त माहौल है, जो इस वक्त उत्तर भारत में बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति बनी है और ऐसी ही स्थितियों में जब ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होता है तो माना जाता है इस तरीके की बीमारियों का पनपना सबसे ज़्यादा दिखता है। चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कॉलेरा हो, इन तमाम बीमारियों की जो अगर हम मौसमी हालात की बात करें तो वो यही मौसम है जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसी बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है। खास करके अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती रही वो यही रही कि हर साल स्वरूप बदलने की वजह से इसका वैक्सीन तैयार नहीं हो पा रहा था। फ्लू के वैक्सीन तो मौजूद होते थे लेकिन डेंगू वैक्सीन नहीं था। लेकिन जापान की कंपनी ने एक वैक्सीन तैयार किया जिसे भारत में भी अब मंजूरी मिल गई है। लेकिन ये किस तरीके से लगेगी, किन वर्गों में लगेगी, कितने महीनों में लगेगी, किन को लगेगी, ये तमाम सवाल है। जाहिर तौर पर सभी दर्शकों के मन में भी होगा, इस पर भी हम सवाल करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम बात करें इस बीमारी की तो ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि मच्छर जो हैं वो ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। एडीज एजिप्टी मच्छर, इसकी वजह से ही, इसके काटने की वजह से ही डेंगू होता है। लेकिन इसके 4 चरण हैं, 4 प्रकार के होते हैं। डेंगू 1, डेन 2, 3, 4, जिसमें शॉक सिंड्रोम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और इसमें मृत्यु तक हो जाती है। हालांकि बहुत सारे मिथ भी हैं। लोग ये मानते हैं कि बुखार आ जाने और प्लेटलेट गिरने की वजह से कहीं डेंगू तो नहीं हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समझा जाता है या सिम्टम्स माने जाते हैं कि ये डेंगू है। ऐसे में वैक्सीन का आना जाहिर तौर पर इस बीमारी की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है और इस वैक्सीन के आने के बाद से ये माना जा रहा है कि जो डेंगू के केसेस पूरे भारत में या वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें जिस तरीके से फैला हुआ है उससे लड़ने में कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारे साथ 2 जो मेहमान हैं वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। इस बीच हम लगातार आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन बनाने में क्यों मुश्किलें आई, क्या चुनौती रही। अब चूंकि वैक्सीन आ गए हैं तो फिर वैक्सीन का किस तरीके से इसमें इस्तेमाल होगा और अब हमारे साथ इस बीच डॉक्टर शरद जोशी जुड़ गई हैं। मैं चाहूँगी कि उनको स्क्रीन पर लाया जाए और सीधे पहला सवाल मैं उनसे ही करूँ। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। और चूँकि ये मौसम ही ऐसा है जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं कि डेंगू मच्छर के पनपने का सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक रहता है। लेकिन इस बीच ये खबर जुलाई में आती है कि डेंगू का वैक्सीन भी आ गया। अब इन दोनों बातों में जब हम देखें कि डेंगू के जो केसेस है बढ़ रहे हैं, वैक्सीन भी आ गया है, ये अच्छी खबर है या फिर अभी भी इसको सोच समझकर दिया जाएगा या किस तरीके से दिया जाएगा, ये सवाल है मेरा। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल एडवांसमेंट्स की वजह से डेंगू की वैक्सीन अवेलेबल है। जापान की एक कंपनी टेकिडो ने इसको डेवलप किया है। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब है कि जो डेंगू का वायरस है उसे पूरी तरह से किल करके नहीं बनाया गया। उसे केमिकल प्रोसेस से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से ऐसे मॉडिफाई कर दिया है कि वो बॉडी में जाकर के इंजेक्शन के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू अंदर जाके डिजीज नहीं करेगा पर बॉडी की इम्यूनिटी या रोग से लड़ने की क्षमता को डेवलप करेगा।
अच्छा। तो जब भी हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल वैक्सीन नहीं होता, वो सबको नहीं दी जा सकती। वो सबको नहीं। और तो कोविड के समय में भी ऐसे कई वैक्सीन तैयार भी हुए थे जो जी लाइव एटेन्यूएटेड वायरस के थ्रू ही बने थे। तो जब इस तरीके के वैक्सीन तैयार होते हैं डॉक्टर, खास करके अगर हम डेंगू की बात कर रहे हैं जो जी बेहद ही खतरनाक स्थिति में मरीजों को ले जाता है, तो जी ऐसे में क्या स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाएगा या बहुत ही जो बीमार व्यक्ति हैं या आईसीयू में हैं उनको दिया जाएगा? नहीं, वैक्सीन प्रिवेंटिव स्टेप होती है, बीमार इंसान को नहीं दी जाती है। कोई पेशेंट अगर डेंगू से सफर कर रहा है, डेंगू शॉक सिंड्रोम में है, डेंगू हेमरेजिक फीवर में है, डेंगू की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो उस पेशेंट को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए लगती है, स्वस्थ इंसान को लगाई जाएगी। उसमें यह है कि जो 12 से 60 साल की उम्र के लोग हैं उनको लगाई जा सकती है। ऐसे लोग जो एचआईवी से सफर नहीं कर रहे हैं, जिनको किसी तरह की स्टेरॉइड्स नहीं चल रही हैं, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी मेंटेन्ड है, उन लोगों को ये वैक्सीन दी जा सकती हैं ताकि फ्यूचर में उनको डेंगू सीरियस इन्फेक्शंस ना हो। ओके, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चूंकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, इसलिए मेरा सवाल फेफड़ों से भी जुड़ा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को एज़मा है या कोई सीओपीडी का शिकार है या फेफड़ों से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है, क्या इन पेशेंट्स में डेंगू वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सीओपीडी पेशेंट्स में, डेंगू पेशेंट्स में और दूसरे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स में डेंगू वैक्सीन यूज की जा सकती है, एक कंडीशन के साथ कि वो पेशेंट बहुत हाई डोज स्टेरॉइड पे ना हो या उन्हें कोई इम्यूनोसप्रेसिंग ड्रग्स ना चल रही। अब जैसे बहुत सीवियर अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें कई बार हैवी डोज में स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं। तो अगर पेशेंट को भारी मात्रा में स्टेरॉइड की मेडिसिन दी जा रही हैं, टैबलेट स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं या इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को हम डेंगू की ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से अस्थमा, सीवियर अस्थमा के जो पेशेंट्स बायोलॉजिकल्स पे हैं, उनमें बायोलॉजिकल इंजेक्शंस जो उनको हर महीने एक बार लगता है, उन पेशेंट्स को भी डिसाइड करना पड़ेगा। हर पेशेंट को आप ये वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। कुछ पेशेंट जो आईएलडी के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें लंग श्रिंकेज की तरफ चले जाते हैं, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको मल्टीपल एंटीफाइब्रोटिक्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स दी जाती हैं, उन पेशेंट्स में भी इस वैक्सीन का उपयोग बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई है तो बस सबको वैक्सीन ले लेना है, बहुत सोच समझ के वैक्सीन लेना है, इसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। और इसीलिए हमने ये शो भी किया है ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी पहुंचे कि देखिए इस वैक्सीन का काम क्या है और किन को लेना है। डॉक्टर रणवीर हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वैक्सीन को लेकर के आप ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू मानते हैं, और चूंकि डेंगू को लेकर के बहुत सारे भ्रम भी हैं, बहुत सारी मतलब अवधारणाएं भी हैं, उस पर भी मैं सवाल करूँगी, लेकिन कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप मानते हैं? तो हमारे देश में डेंगू यानी बहुत कॉमन है और आज के टाइम में बहुत ही यानी ज़्यादा संख्या में पेशेंट्स आते हैं कंट्री के अलग अलग भागों में। सो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यानी डिजीज का प्रिवलेंस यानी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक बात हमको ये भी देखना होगा कि जितने भी डेंगू के इन्फेक्शन होते हैं वो सभी सिम्टोमेटिक डेंगू में कन्वर्ट नहीं होते। बिल्कुल। सो जो करीब 75% इन्फेक्शन जिनको होता है उनको मेनली बीमारी होती ही नहीं, केवल 30 से 25% जो केसेज हैं उन्हीं को सिम्टोमेटिक बीमारी होती है। तो हमारा टारगेट वो पॉपुलेशन है जिनमें की सिम्टोमेटिक डेंगू होता है, ऑल्दो उसके लिए हमको वैक्सीनेट सभी को करना पड़ेगा। सो अभी से पहले हमारे पास केवल वेक्टर से बचने के ही जो तरीके थे वो एक तरीके थे जिससे कि हम डेंगू से बच सकते थे। लेकिन यदि डेंगू की वैक्सीन आई है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है। पर्टिकुलरली इससे मेनली जो भी सीवियर डेंगू के मैनिफेस्टेशंस है वो 90% तक यानी कम हो गए, राइट। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझको लगता है। डॉक्टर यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि जिनको एक बार डेंगू हो गया और उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप कर गई हैं, उसको दोबारा से अगर उसी तरीके के डेंगू मतलब मच्छर काटते हैं तो वो असर उतना नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल वो वायरस बदल गया हो, बिल्कुल अपना रूप चेंज कर लिया हो। ऐसी स्थिति में क्या वैक्सीन कारगर होगी?
तो यानी डेंगू में ऐसा है, यदि किसी एक सीरोटाइप से यदि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उससे मेनली जो इम्यूनिटी है वो लाइफ लॉन्ग डेवलप, राइट। लेकिन ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेंगू के सीरोटाइप से उनसे बच सकते हैं। 4 तरह के डेंगू के सीरोटाइप से हैं। यदि एक का इन्फेक्शन हो गया तो अदर 3 के लिए तो हम अभी भी वनरेबल होते हैं। तो ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन मेनली चारों सीरोटाइप्स के अगेंस्ट काम करती है, जो क्यूडेंगा वैक्सीन अभी रिसेंटली अप्रूव हुई है। सो यानी यदि वैक्सीन लेते हैं तो हम चारों स्ट्रेन से बच सकते हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट बात है इस वैक्सीन। ठीक डॉक्टर, एक सवाल ये भी है डॉक्टर आपसे कि डेंगू को लेकर हमेशा लोगों के मन में ये अवधारणा रहती है कि बुखार आया, तेज बुखार आया और साथ ही साथ प्लेटलेट्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो गए, तो वो डेंगू है, ऐसा है क्या? यानी ये हमको देखना पड़ेगा कि यानी जो फीवर आ रहा है वो कौन से सीजन में आ रहा है, राइट। तो जैसे अभी मानसून सीजन है, पोस्ट मानसून सीजन है, इसमें डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस टाइम में लेकिन डेंगू के अलावा और भी बीमारियां होती है जिसमें कि बुखार के साथ में प्लेटलेट कम हो सकते हैं। अदर वायरल इलनेसेस जैसे चिकनगुनिया है, स्क्रब टाइफस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, इवन मलेरिया है, तो इन सभी में भी फीवर के साथ में प्लेटलेट कम हो सकते हैं। हमको केवल फीवर है और प्लेटलेट कम है उसको ही डेंगू मान लेना ये सही नहीं। उसके लिए हमको और भी सिम्टम्स देखने पड़ेंगे और जरूरी जांचें करके फिर कंफर्म करने की जरूरत होती है। डॉक्टर रणवीर, यहाँ ये भी समझना चाहूँगी आपसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति डेंगू वैक्सीन लेता है, डेंगू वैक्सीन लेने के बाद क्या वो गारंटी है कि उसको डेंगू नहीं होगा या फिर डेंगू होगा और उसका प्रभाव कम होगा? तो जो अभी जो अप्रूव्ड जो वैक्सीन है क्यूडेंगा, तो उसमें देखा गया है कि यदि आपने वैक्सीन लिया है तो यानी पहला डोज लिया है, उसके 3 महीने बाद दूसरा डोज लिया है, तो उसके 2 सप्ताह के बाद में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो लेकिन जो इसका इफेक्ट देखा गया है, इफेक्ट मेनली स्टडी जो अभी तक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म फॉलो अप नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उसके हिसाब से 4.5 साल से 7 साल तक इम्यूनिटी ऐसे पेशेंटों में देखी गई है जिन्होंने वैक्सीन लिया है। जहां तक हम उसके प्रभाव की बात करें तो जो करीब 70% तक ऐसे ये वैक्सीन है वो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को कम कर देती है और करीब 80% के करीब ये हॉस्पिटलाइजेशन को कम कर देती है। ये एक इम्पोर्टेंट इसका इफेक्ट है और जो इम्यूनिटी का टाइम पीरियड। बिल्कुल। और ऐसे में एक बार फिर से मैं डॉक्टर शरद जोशी का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर जोशी, अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे मौसम में फ्लू के वैक्सीन्स बच्चों को, बुजुर्गों को लगते हैं। क्या इसी तरीके से ये वैक्सीन भी होगा कि ऐसे मौसम में जो है वैक्सीन लिया जाए ताकि इससे बचाव हो सके? देखिए, समझने की बात है, फ्लू वैक्सीन एवरी ईयर है क्योंकि जो फ्लू का वायरस है वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। बिल्कुल। इसलिए हर साल एक नई वैक्सीन उसकी डेवलप होती है, तो एनुअल वैक्सीन है। जबकि जब हम डेंगू वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2 डोजेज लगनी है 3 महीने के अंतर पर, और वो एवरेज आपको 5 इयर्स के लिए इम्यूनिटी या बॉडी डिफेंस प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल इस सीजन में आपको ये वैक्सीन लगवानी है। एक बार 2 वैक्सीन की डोजेस कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट 5 to 6 इयर्स तक आपको दोबारा वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे पास समय कम था, नहीं तो और भी हम आपसे सवाल करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। संडे के दिन आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अपना और अपने परिवार की सेहत का खास ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और न्यूज़ 24 को लगातार देखते रहिए।